10 जनवरी 2025। ये एक मेरा बैकलॉग था थर्मोडायनेमिक्स का। मैंने क्या किया था, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको लिख के था, ठीक है ना। तो वो लिखने से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम था थर्मोडायनेमिक्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स। अभी एक मिनट रुको, गेट ऑन करिए। ये बंद हो गया और लकड़ी ऑन कर। सबसे पहले तो हम रिवाइज करेंगे केटीजी का कुछ पार्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहला पार्ट क्या याद करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तुम लोग को बतानी कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक की, डायएटॉमिक की और ट्राइएटॉमिक की। ये पीछे पढ़ चुके हैं ना हम लोग केटीजी में। तो मोनोएटॉमिक की कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, डायटोमिक की 5 और पॉलीएटॉमिक की, सॉरी पॉलीएटॉमिक की कितनी हो जाती है 6। ये पीछे पढ़ चुके हैं, वही रिवाइज कर रहे हैं केटीजी वाला पार्ट, क्योंकि इसमें भी काम आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, फिर उसके बाद क्या, CVCP का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना। CV का लिख लो। CV का फॉर्मूला क्या बताया था, एक तो क्या था F/2 R, F/2 R, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला था CV का, क्या था, R फॉर्म में गामा माइनस 1, ठीक है। ये पीछे पढ़ चुके हैं, वही रिवाइज कर रहे हैं, इसमें काम आता है, ठीक है ना। CP का फॉर्मूला क्या था, इस वाले टर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F+2 ब्रैकेट में R अपॉन में 2, ठीक है ना। और CV का फॉर्मूला था इस ऐसे फॉर्म में गामा R अपॉन में गामा माइनस 1। याद करने का तरीका क्या है, CV का याद कर लो और उसमें ऊपर गामा का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये CP का हो जाता है, ठीक है ना। CV यहाँ पे चौथा पॉइंट कैसा, चौथा पॉइंट क्या लिख लो, गामा का फॉर्मूला लिख लो। गामा के दो फॉर्मूले, तो CP अपॉन में CV, ठीक है ना। और एक और थे गामा का, गामा का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1+2, होता है चिपके नहीं, 1+2 अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। और इस पे क्वेश्चन आया था, वो उसमें क्या पूछ लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में पूछ लिया था। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा गामा माइनस 1, तो 2 अपॉन में गामा माइनस 1। ये क्वेश्चन है कि आ चुका है, ठीक है ना। ये पी वाई, ठीक है। अब गामा मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाता है, ये बताओ, तो कितना हो जाता है 5/3 CP अपॉन में CV करेंगे, ठीक है ना। गामा डायटोमिक के लिए कितना हो जाता है 7/5। गामा पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, गामा पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 4/3। ये तो है, ये सब पढ़ लिया। अब आ जाओ पाँचवा पॉइंट, ये क्वेश्चन है कि भाई CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, मगर ये याद रखना ये कब होता है, जब वो क्वेश्चन बोलेगा मोलर, मार्कर खत्म हो गया क्या, मोलर, तो ऐसे मोलर क्वेश्चन में बोला होगा। और एक होता है CP माइनस CV इक्वल टू R/M, ये जब क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो मास, ये दोनों ही PY क्यों है, ये भी PY क्यों है और ये भी PY क्यों है। अरे यार ये तो मार्कर ही लगा खत्म हो चुका है और मेरे पास रिफिल भी नहीं, ये दोनों PY क्यों है। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसमें क्या, वो क्वेश्चन रीडिंग करोगे तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से ये भी देगा ये भी देगा कंफ्यूज करने के लिए। मगर अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी मास लिखा हुआ दिख गया तुम्हें तो ये वाला लगाना ऑप्शन पे टिक। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये वाला दिख गया तो ये मोलर लिखा हुआ तो ये वाला लगाना, ठीक है ना। ये दोनों ही PY वाले हो, ये पांचवा फॉर्मूला, ये छठा फॉर्मूला, ये क्या हो रहा है, खत्म हो गया, ठीक है।
500 कोई नहीं चलेगा। देखते हैं अगर मात्रा चाहिए तो ठीक है, वरना यहीं तक रिकॉर्ड करेंगे फिर आगे ऐड करेंगे। ये तो पीछे जो पढ़ा था केटीजी में वो था, ठीक है ना। शुरू करा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, रिफिल पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हीट, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट। एक तो इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट। इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट हमें पता है क्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू एम एस, इसको स्पेसिफिक हीट को ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा टी। ये पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग फिजिक्स में। कहाँ पे पढ़ा था हमने, बताओ, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पढ़ा था, ठीक है ना। इसी को क्या लिखते हो, डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये मोलर हीट क्या है, ठीक है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, सीएम से। तो इसका फॉर्मूला क्या हमने पीछे पढ़ चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू एन सी एम, मोलर स्पेसिफिक हीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी एम डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी। ये भी फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सी एम क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे एस क्या है, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर क्यू क्या है, हीट, और एम क्या है, मास, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। क्यू क्या है, डेल्टा क्या है, चेंज इन हीट, एम क्या है, मोल, सी एम क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या है भाई, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब देखो इसी पे दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक काम क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, ये क्या बन जाता है, सी एम क्या हो जाता है, सी वी क्या हो जाता है, सी वी। तो इसको या तो ऐसे लिख लो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। इसको क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी वी को क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर हीट एट स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको क्या कर देंगे, डेल्टा यू को कैसे लिख सकते हो, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये भी फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूले बन गए। ये वाला याद रखना, ठीक है ना, एन सी डेल्टा टी। और एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बनेगा, डेल्टा यू, क्यू को ऐसे लिख दोगे, हीट एन, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है तो एन सी पी हो जाएगा, सी एम की जगह, सी एम की जगह एन सी पी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गया। इसी को कैसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू क्या, जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे इंथैल्पी में, एच से डिनोट कर इंथैल्पी को, ठीक है ना, एन सी पी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गए, चार फॉर्मूले बन गए, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले को बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, वो यहीं पे लिख के बताऊँ या आगे बताता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कभी भी तुमसे इंटरचेंज इंटरनल एनर्जी कहेगा वो, तो हमेशा याद रखना एन सी वी डेल्टा टी हो, चाहे कोई सा भी वो हो, चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, हमेशा इंटरनल एनर्जी पे चेंज होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे पी क्यू भी हैं, एक बार चेक कर लो, यहीं पे बताना है, यहाँ पे बताना है, ये चेक कर लो, यहीं पे बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरे इसी के बारे में, सारे फॉर्मूले लेते हैं उसके, डेल्टा ई हमेशा याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई सा भी प्रोसेस दे रखा हो, हमेशा क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि अभी सारी प्रोसेस आगे पढ़ेंगे तो इसलिए बता रहा हूँ, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं,
CV का हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी पढ़ाए हैं, क्या होता है एन। CV का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखेंगे तो CV का फॉर्मूला क्या पढ़ाएंगे, F/2 में R और डेल्टा टी को ऐसे लिख दो। CV का फॉर्मूला क्या रख दिया, F/2 R वाला, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनाओ इसका, इसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू एन। CV का हमने गामा के टर्म में क्या पढ़ा है फॉर्मूला, CV इक्वल टू क्या पढ़ा है, गामा सॉरी R अपॉन में गामा -1। तो यहाँ पे CV की वैल्यू गामा के टर्म में रखेंगे तो R अपॉन में गामा -1 और इनटू में फॉर्मूले में क्या डेल्टा टी, तो डेल्टा टी लिख दो। ये हो गए 1 2 3, 3 फॉर्मूले हुए। अब इसी को क्या लिख सकते हो, एन आर डेल्टा टी, पी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हो, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा सर यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्क लगाया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इंटू में डेल्टा वी। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो पी वी लिख सकते हो, तो डेल्टा पी अपॉन गामा -1 ये लिख सकते हो। बट ये मत लिखो यहाँ वाले फॉर्मूले में आओ, क्योंकि क्वेश्चन जो आया ना वो इस वाले फॉर्मूले से आया है, इसलिए बता रहा हूँ। एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, F/2 को F/2 कर देना, तो एन आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में P2 V1 सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1। ये आया हुआ क्वेश्चन, इस पे ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ है। एफ बाई इसको क्या किया, एन आर डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा वी, ये P डेल्टा वी, ठीक है ना। F/2 बाहर आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1। इस पे क्वेश्चन आया 2015 में ग्राफ पे, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हुआ F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये इसके सारे फॉर्मूले हो गए, सारे कैसे निकाले वो भी दिखा दूँ, बस याद कौन सा रखना है, डेल्टा यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब सी वी के फॉर्मूले हम याद ही कर रखे हैं, एक तो क्या होता है F/2 R, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या रख दोगे F/2 R, तो ये फॉर्मूला बन गया। सी वी का गामा के टर्म में फॉर्मूला बनाना होगा डेल्टा यू का, तो क्या रख दोगे सी वी की जगह R अपॉन में गामा -1, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसी वाले फॉर्मूले से अगर हमें पी वी के टर्म में चाहिए, तो एन आर डेल्टा टी हमें पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से पी वी हो जाता है, डेल्टा पी इंटू में डेल्टा वी रख देंगे, F/2 आ गया जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। ये हो गए सारे फॉर्मूले डेल्टा वी। इस पे बहुत सारे, इस पे 2 पी वाई क्यू, ठीक है, 2 पी वाई क्यू। इस बार ये एक पी वाई क्यू 2015 में आया, ठीक है, और एक इस पे भी पी वाई क्यू आया हुआ है, इस पे, ठीक है ना। ये हो गया सारा कंप्लीट बेसिक वाला। अब एक एक करके हम डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे जो भी हैं। डिफरेंट प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स हेडिंग आ गई, एक बार चेक कर वीडियो बन गई है, हाँ बन तो रही है, पता नहीं क्यों मार्क कर चल रहा है। हेडिंग क्या बोल दी तुमने, एक बार चेक करो, टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स। अब चला टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स, ये हेडिंग है, ठीक है। वो जो पीछे पढ़ा ना वो सब पिछले चैप्टर का था, जैसे केटीजी का था और कुछ उसमें उसका था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मेन हेडिंग स्टार्ट होगी, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे, चेक करो कौन सा पहले पढ़ेंगे, आइसोबैरिक। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसके सारे पॉइंट एक करके लिखते हैं, ठीक है। देखो आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है बताओ, नाम से ही पता चल रहा है बैरिक, तो क्या होगा इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर लिख दो प्रेशर क्या हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मुझे बताओ कौन सा लॉ फॉलो करेगा,
हम लोग पीछे पढ़ के आए केटीजी में, चॉर्ल्स लॉ फॉलो करेगा, बोयल्स लॉ करेगा, या गैलोस लॉ करेगा, या फिर अवोगाद्रो लॉ करेगा। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ फॉलो करता है बताओ? कौन सा? चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइसोबैरिक कौन सा लॉ को फॉलो करता है? चार्ल्स लॉ को। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है चार्ल्स लॉ में? जब प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक में तो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। ये फॉर्मूला हो जाता है, पीछे पढ़ के हम लोग V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। ये एक पॉइंट डाल दो इसका आइसोबैरिक प्रोसेस में जो पढ़ेंगे। इसके बाद ग्राफ पे आ जाओ। बी पॉइंट क्या है? ग्राफ में पीछे पढ़ चुके हैं, केटीजी में बताया था। वी और टी के बीच में बनाएंगे पहले, ठीक है ना? पहले इसके बीच में बनाएंगे वी और टी। वी और टी के बीच में ग्राफ कैसा बना था पिछली बार जब बनाए थे केटीजी में? ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। और यहाँ पे जो ये है स्लोप, यहाँ पे क्या कांस्टेंट बता रहा है? क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। स्लोप किसको बता रहा है? कांस्टेंट का यहाँ पे प्रेशर, ठीक है ना? ये मेन ग्राफ है। अब ग्राफ और मैंने कहा था केटीजी में कि और भी ग्राफ बन सकते हैं, वो बना देते हैं। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे क्या दे दे रहा है? प्रेशर, और यहाँ पे दे दे रहा है टेम्परेचर। तो हमें पता है ग्राफ किसके लिए बनाना है? आइसोबैरिक के लिए। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। मगर यहाँ पे तो देखो आगे जा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, तो ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है ना? ये भी मैं मिटा भी दूंगा। यहाँ पे प्रेशर अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, और क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर T/P का बनाते हैं तो क्या होगा? प्रेशर यहाँ पे पता है हमें कांस्टेंट है, आगे प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या कर लेते हैं? परपेंडिकुलर बना देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेशर ऊपर था तो उसके परपेंडिकुलर बना दिया था इधर की साइड ग्राफ। यहाँ पे ये इधर हॉरिजॉन्टल में तो इसके परपेंडिकुलर बना दो, क्योंकि प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। सो वेरी प्रोसेस ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है ना? मगर मेन ग्राफ है, ठीक है ना? तो ये मिटा देते हैं, मगर ये भी पता होना चाहिए। बी ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना? जिसको हम अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसमें? पहली बात तो क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा आएगा? सीपी वाला आएगा या सीपी वाला? तो कौन सा आ जाएगा? सीपी। सीपी आएगा, ठीक है ना? डिनोट किससे करेंगे? सीपी से। और सीपी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है? हमें पता है, पीछे पढ़ चुके हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या है? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखेंगे तो F+2 ब्रैकेट में अपॉन में F/2 इंटू यहाँ एक तो यह हो सकता है सीपी, और एक सीपी क्या हम पढ़ चुके हैं? गामा आर अपॉन में गामा -1। तो ये होगा सीपी का मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई। देख भी रहा है यहाँ तक, एक बार चेक कर लो ना कहाँ दिख रहा है। दिख तो रहा वहाँ तक। यहाँ तक दिखता है। तो अगला पॉइंट कहाँ है? डी पॉइंट याद रखना, ठीक है? डी पॉइंट डालेंगे क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई। अब क्या लिखो? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू सॉरी, पहले क्या लिखोगे? डेल्टा। डेल्टा क्यू के बारे में पढ़ना, ठीक है? डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? एन कौन सा प्रेशर है? आइसोबैरिक प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट, तो सीपी आ जाएगा इनटू में डेल्टा टी, ठीक है? डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा क्यू आ गया। अब क्या निकालोगे? डेल्टा ई पॉइंट क्या आ जाएगा? डेल्टा ई। इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी। चेंज इंटरनल एनर्जी कोई भी प्रोसेस हो हमेशा याद रखना है, इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला याद रखना कि डेल्टा यू चेंज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। कोई सा भी प्रोसेस हो ब्रेक में ऑलवेज लिखो, ठीक है ना? कोई सा भी प्रोसेस हो ये फॉर्मूला याद रखना इंटरनल एनर्जी का। अब
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू चेंज इन हीट इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू वर्डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब मुझे वर्डन चाहिए तो क्या करूँगा डेल्टा यू इसको इधर भेजूँगा माइनस हो जाएगा तो चेंज इन हीट माइनस डेल्टा यू कर देंगे तो वर्डन आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे वर्डन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू से। अब हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली है डेल्टा यू की वैल्यू भी निकाल रखी है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वर्डन। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है एन सी पी डेल्टा टी माइनस डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकाल रखी है एन सी वी डेल्टा टी एन सी वी डेल्टा टी। अब देखो ऐसे एन डेल्टा टी कॉमन कर लो एन डेल्टा टी कॉमन कर लिया बचा क्या सी पी माइनस सी वी। अब हमें पता है सी पी माइनस सी वी क्या होता है इक्वल टू आर। तो वर्डन इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे आर को इस बीच में रख देना ठीक है ना एन आर डेल्टा टी क्योंकि सी पी माइनस सी वी क्या हो गया आर। ये बन गया वर्डन का फॉर्मूला ये हमेशा ही रहता है क्यों कर लिया ये फॉर्मूले याद ही कर रखे थे सारे पॉइंट हो गए ठीक है। कुछ छूट तो नहीं है सही सब हो गया। अब ऐसे ही किसके लिए पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस का। अब जितने जैसे जैसे पॉइंट पढ़े ना वैसे ही आइसोकोरिक के लिए पढ़ेंगे पहले ठीक है ना। 4 प्रोसेस पढ़ने में टोटल। दूसरा प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्या आइसोकोरिक प्रोसेस। जल्दी बताओ इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या आगे लिख दो प्रोसेस लिख दो क्या कांस्टेंट रहेगा बताओ जल्दी। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या रहता है एम ना कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो बताओ ये किसे फॉलो करेगा किस लॉ को फॉलो करेगा आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ किसको फॉलो करेगा बताओ नहीं पता बताना ठीक है ना किसको फॉलो करेगा। ये होमवर्क है तुम्हारा एक बस यही एक होमवर्क है और कुछ नहीं है। किस लॉ को फॉलो करता है ठीक है ना बताना आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा v क्या कांस्टेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा P1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में T2। ये पीछे पढ़ चुके हैं ठीक है ना वहाँ पे बताया मैंने ये कैसे निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला इसमें KT मीन्स ये तो बस रिवीजन है ठीक है। तो ये एक पॉइंट लिख लो सर ये तुम लोग का होमवर्क है किस लॉ को फॉलो करेगा। अब क्या बनाएंगे ग्राफ ये तो पीछे पढ़ चुके हैं जो ग्राफ के बाद पॉइंट पढ़ रहा है ना वो इस चैप्टर का पढ़ रहा हूँ ये किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं पी रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में। तो हमें पता है कैसा ग्राफ बनेगा ऐसा और यहाँ पे जो स्लोप है ये किसे बता रहे हैं यहाँ पे मतलब कि ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ठीक है ना। अब वो क्या कर सकता है ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं मिटा दूंगा भी सपोज कर वॉल्यूम इधर दे दिया टेम्परेचर इधर दिया आइसोकोरिक का ग्राफ बताना कैसा बनेगा। हमें पता है वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट तो ऊपर तो कर नहीं सकते इसे ऐसे तो बना नहीं सकते ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा ऊपर क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमेशा जब भी जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उसके परपेंडिकुलर खींच दूँ लाइन तो उसका ग्राफ बनेगा ठीक है ना। वैसे सपोज करो ऐसे यहाँ पे क्या है प्रेशर है और यहाँ पे क्या है मान लो वॉल्यूम और इसका ग्राफ बनाने को कह रहे हैं। हमें पता है वॉल्यूम इधर जाएंगे तो बढ़ेगा तो ऐसे तो बना नहीं सकते हैं ग्राफ ऐसे करके नहीं बना सकते इधर बढ़ जाएगा तो हमें इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना तो ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ इसका ठीक है ना। याद तो इसी वाला रखना है ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ पूछ सकते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है खराब हो जाएगा पता नहीं। अब आ जाओ सी पॉइंट
ये सब तो के टी में पढ़ा चुका हूँ। जो मेन पॉइंट है यहाँ से, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कौन सा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सी वी आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी डेल्टा क्यू को लिखो तो सी वी लिखो, ठीक है ना, सी वी, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, तो सी वी आ जाएगा। तो सी वी का फॉर्मूला में पड़ा है एफ बाई टू आर होता है, और एक क्या होता है सी वी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, गामा के टर्म में आर अपॉन में गामा माइनस वन। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, ये कब ये फॉर्मूला कहाँ किस प्रोसेस में लगेगा ये पढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे लग जाएगा सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब आ जाओ डी पॉइंट, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, ये तुम लोग का होमवर्क के बताना, यहाँ पे डी पॉइंट है। डी पॉइंट क्या है, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ई पॉइंट क्या है, इंटरनल एनर्जी कोई भी प्रोसेस हो क्या रहेगा हमेशा, एन सी वी डेल्टा टी, कोई सा भी प्रोसेस हो हमेशा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी। अब क्या निकालेंगे, एफ पॉइंट क्या आ जाएगा, वर्डन निकालेंगे, तो वर्डन अभी आप पीछे पढ़ाए हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू वर्डन प्लस चेंज इन क्या, इंटरनल एनर्जी। हमें वर्डन चाहिए तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू करेंगे, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, वैल्यू रख दो, एन सी वी डेल्टा टी माइनस का साइन एन सी वी डेल्टा टी। ओए ये क्या हुआ, ये माइनस का एन सी वी डेल्टा टी प्लस का एन सी वी डेल्टा टी काट दिया, वर्डन क्या आ गया, जीरो, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो वर्डन और ऐसे भी निकाल सकते हो। वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी, ये होता है, ठीक है, इन सबको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो। अब यहाँ पे हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो क्या लिखो, पी ब्रैकेट में जीरो, कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, वर्डन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ में जीरो का तो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, ऐसे बता सकते हो वर्डन जीरो, ठीक है। आइसोकोरिक भी हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक मिनट कैसे अब क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। बताओ जल्दी से इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है थर्मल मतलब ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कौन से लॉ को फॉलो करेगा बताओ जल्दी से, पीछे पढ़ चुके हैं केटीवी में, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ होता है बताओ, कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ, फॉलो कीजिए पड़ेगा बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीछे बता चुका हूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, पीछे मतलब कि केटीवी में सब पूरा पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट डाल दो इसको, डी पॉइंट ग्राफ। अब देखो याद रखना, मैंने जो ग्राफ बताया था ना पिछली बार केटीवी में, वो थोड़ा सा बनाने में गलत हो गया था, मगर मैंने उसको एक्सप्लेन किया था तो सही एक्सप्लेन किया था, मगर उसका ग्राफ मैंने कैसे बना दिया था, ऐसे गलत बना दिया था, एक्सप्लेन सही किया था, आगे देख सकते हो। इसका ग्राफ जो होता है पीवी का वो ऐसे नहीं बनता है स्ट्रेट, वो कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना। सपोज करो ये T1 है, ये T2 है, तो स्लोप किसे बताता है, टेम्परेचर को T1 मान लो, इसको T2 मान लो, तो यहाँ पे बताओ बड़ा कौन सा होगा, T1 या T2, T1 बड़ा होता है T1 से, T1 बड़ा होता है T2 से, ठीक है ना। ऐसे पिछली बार जो मैंने
केटीवी में बताया था तो मैंने ऐसे बना दिया था, मगर जब एक्सप्लेन किया था आगे वो सही किया था, ठीक है ना, देख सकते हो आप लोग। ग्राफ ठीक है, बस इस पर एक ही ग्राफ बना रहा हूँ अभी मैं, बस और ग्राफ बनाना और भी बनेंगे, ठीक है ना। बस वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दें। अब सी पॉइंट क्या था, ग्राफ हो गया, फिर क्या आएगा डेल्टा क्यू हीट, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा इस बार, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी टी लिखेंगे इस बार, क्या लिखेंगे सी टी डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर, इसलिए एन यहाँ पे पहले क्या लिखा, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो सी टी लिख दिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो सी भी लिख दिया था, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट टेम्परेचर तो सी टी लिख दिया। अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी को क्या किया नीचे एन डेल्टा टी, सी टी को इधर ही रहने दो। अब हमें पता है कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, आइसो थर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, थर्मल में, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हटा के क्या कर लो जीरो लिखो। अब हमें पता है ऊपर कुछ वैल्यू हो नीचे जीरो हो तो उसको क्या कहते हैं इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ पे जो सी टी टाइम निकल के क्या आएगी इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी हो जाती है इसकी वैल्यू, ये याद रखना है। सी हो गया, डी निकाल लो, डी पॉइंट क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू के बाद क्या करेंगे डेल्टा क्यू आ जाओ, डेल्टा यू क्या होता है डेल्टा यू, ठीक है ना, डेल्टा यू का हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, कोई भी प्रोसेस हो एन सी यू डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो रखोगे इसमें, इसे हटा के यहीं पे जीरो बना दे रहा हूँ, ठीक है। जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से या किसी भी चीज़ से तो क्या हो जाता है जीरो, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पे डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पूछता है कभी कभी पूछ लेगा में कि आइसोथर्मल में बताओ डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, फॉर्मूला तो यही लगेगा एन सी डेल्टा टी, मगर यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। डी हो गया, ई पॉइंट, अब ये याद रखना है, ठीक है ना, ये पी वाई क्यू भी आया हुआ है केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, जो वर्जन निकल के आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या आता है माइनस एन आर डेल्टा टी पी टू सॉरी वी टू अपॉन में वी वन, डायरेक्ट पी वाई क्यू केमिस्ट्री में ऐसे ऑप्शन दिया था वर्क डन बताओ आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट चार ऑप्शन थे उसमें से एक ये भी लिखा होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब v के टर्म में भी लिख सकते हो इसको कैसे, w इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी, ये याद ही करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट अपॉन में क्या हो जाएगा प्रेशर के टर्म में पी वन अपॉन में पी टू, यहाँ पे लॉग भी रहेगा, ठीक है ना, लॉग लगाना भूल गया लॉग, ठीक है ना, यहाँ पे लॉग लगाना आगे लगाना भूल गया था, लॉग ही लिख लो, ठीक है ना, लॉग ये था सामने, ये पी वाई क्यू है देख लेना केमिस्ट्री में। अभी इसको पी वन बाई पी टू कैसे लिख दिया, हमें पता है पी वन इक्वल पी टू होता है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो मैं याद ही करने को कह रहा हूँ, तो वी वन वी टू अपॉन में वी वन लिख लो, वी टू वी वन नीचे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये पी वन अपॉन पी टू हो जाएगा, तो वी टू अपॉन में वी वन की जगह क्या लिख सकता हूँ पी वन अपॉन में पी टू लिख दूंगा ये फॉर्मूले में, समझ में आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला आया हुआ है केमिस्ट्री में, हो गया ना इसके भी, ये कुछ बच रहा है आइसोथर्मल का हो गया साहब। अब कौन सा पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस है जो भी हम प्रोसेस पढ़ रहे थे थार्मोडायनामिक्स में, कौन सा जल्दी से बता दो मुझे, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, जीरो होता है, क्या जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस, जल्दी बताओ क्या कांस्टेंट होता है जीरो होता है, क्यू बराबर क्या होता है जीरो, मतलब हीट क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, ठीक है ना।
इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहले इसका फॉर्मूला लिखो ऐसे करके, फिर स्टार्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है लिखते हैं। कैसे याद रखना है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर क्या होती है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे याद करना है पहले तो ये, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाओगे, P1 अपॉन में P2, ठीक है ना। V2 नीचे जाएगा, V1 नीचे जाएगा, V2 ऊपर आ जाएगा, तो V2 अपॉन में V1 की पावर गामा है ना V की, तो पावर गामा, ऐसे याद करना। इसको याद कर लोगे, ये खुद निकाल लोगे, ठीक है ना फॉर्मूला। दूसरा कैसे याद करोगे, दूसरा फॉर्मूला क्या याद करना है, पीवी की पावर गामा हो गया, टीवी की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पे गामा तो समझ ही रहोगे ना क्या है, जो हम लोग मोनोटर्म के लिए डायटर्म के लिए निकाल लेते हैं वही। तो यहाँ पे T1 अपॉन में T2 करो, ठीक। V1 नीचे जाएगा, V2 ऊपर रहेगा, V2 अपॉन में V1 की पावर गामा माइनस 1। ये कैसे निकालना समझ में आ रहा है ना फॉर्मूले, यही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूले। फिर क्या है, P की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, P की पावर 1 माइनस गामा, P की पावर 1 माइनस गामा, और क्या आ जाएगा T की पावर गामा, ये P बाई Q है, ठीक है ना, कांस्टेंट। P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, चेक करने एक बार ये, हाँ ये है। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, दो तरीके लिखने के, मैं जैसे लिखता हूँ मैं वैसे लिखता हूँ, ठीक है ना। इसको कैसे लिखोगे, T1 अपॉन में T2 की पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या करो, P1 P2 के टर्म में लिख लो इसे, ऐसे आसानी आती है, P1 अपॉन में P2 पावर, ये क्या था 1 माइनस गामा, तो अब क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने उल्टा लिख दिया ना इसलिए। एक तो ऐसे लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1, इस बार इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है ना, T1 अपॉन में T2 सेम, इधर क्या भेजना है ये इसको, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ P1 था, नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा P1, तो P2 अपॉन में P1 की पावर 1 माइनस गामा, मतलब कि इसको फॉर्म, इसको जो ये है टर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन करने में इजी लगता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये P बाई Q है, डायरेक्ट P बाई Q। क्वेश्चन क्या था, कहा था एडियाबैटिक प्रोसेस है, 4 ऑप्शन दे दिया था, जिसमें से एक P1 माइनस गामा T की पावर V था, तो यही आंसर था। कहा था एडियाबैटिक प्रोसेस है, बताओ कौन सी करेक्ट इक्वेशन है, तो एक ऑप्शन दिया था क्या, P गामा माइनस 1 T, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन था P की पावर 1 माइनस गामा इंटू में T, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन था P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर V, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, मान लो। तो कौन सा लगाओगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी सही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, तो आंसर क्या है, P1 माइनस गामा T की पावर V, ये सही है इक्वेशन, ठीक है। ये ऑप्शन, ये P बाई Q आया हुआ है डायरेक्ट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, जितने में लिखवाए ना, इससे कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए इन्हीं फॉर्मूले से, इससे और इससे। ये फॉर्मूले याद, कैसे याद करोगे, इसे याद करना है, ये फॉर्मूले बना ले, कैसे, P1 P2, यहाँ पे V1 था, ठीक है ना, तो ये V1 कहाँ चले जाएगा, नीचे, और V2 ऊपर रहेगा, की पावर गामा थी तो गामा लगा दी, टीवी की पावर गामा माइनस 1 याद किया, T1 अपन में T2 लिखा, यहाँ पे V1 था तो ये V1 कहाँ चले जाएगा, नीचे, V2 ऊपर रहेगा, गामा माइनस 1, ये याद किया, P की पावर 1 माइनस गामा, और T की पावर V, सॉरी T की पावर गामा है, ठीक है, ये V दिख रहा है, T की पावर गामा। अब इसको मैं तो ऐसे याद करता हूँ, यहाँ पे T1 अपन में T2 की पावर गामा कर लिया, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए था, मगर मैंने क्या किया, P1 अपन P2 के टर्म में लिख लिया, तो P1 अपन में P2, और यहाँ पे 1
क्वेश्चन आते हैं, 4-5 पी बाई टू होता है। ये ए पॉइंट था, जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना सारे प्रोसेस में, तो उसका ए पॉइंट था। अब बी पॉइंट आ जाओ, ग्राफ बी पॉइंट आ जाओ, क्यों ग्राफ ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, पी और बी के बीच में बनाएंगे, इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, पीछे कौन सा पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था ना, तो उसका जब पी वी का ग्राफ बनते हैं तो उसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, डी पी अपॉन डी वी होता है, और वो किसके बराबर होता है, पी बाई वी के, ठीक है ना, ये होता है। और इसका भी स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पे माइनस दिया रहता है, ठीक है ना, एक बार चेक करो माइनस है, इसको भी आइसोथर्मल में आता है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आता है, माइनस पी बाई वी आता है, ठीक है ना। इसमें भी यही सेम रहता है, माइनस पी बाई वी स्लोप रहेगा, मगर क्या होता है ना, इसमें गामा टाइप्स होता है, यहाँ पे बस क्या रहता है, गामा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तुमसे कहेगा जो स्लोप होता है ये किसका था, आइसोथर्मल का, और ये किसका, एडियाबैटिक का। तुमसे कहेगा आइसोथर्मल का जो वो होता है ग्राफ, पीवी ग्राफ, वो कितने टाइम्स होता है एडियाबैटिक के, ठीक है ना। तो गामा, इस पर क्वेश्चन आता है, बस ये याद रखना कि गामा टाइम्स होता है, माइनस नहीं है, ठीक है ना, माइनस यहाँ आ गया, सो पी इक्वल टू आएगा माइनस गामा पी, तो गामा टाइम्स होता है, ये पी भी था आइसोथर्मल में, ये क्या हो गया, गामा टाइम्स हो गया एडियाबैटिक में स्लोप। ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। ये भी हो गया बी पॉइंट। अब क्या हो जाओ, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट आ जाओ। सी पॉइंट क्या पढ़ रहे थे, मोलर स्पेसिफिक पढ़ रहे थे ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी, सी एडियाबैटिक, हमें पता है क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन, यहाँ पे क्या है, सी, क्या लिखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे एडियाबैटिक में क्यू क्या हो जाता है, 0, तो 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, एन डेल्टा टी। तो जो सी एडियाबैटिक आएगा, मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट एडियाबैटिक, वो क्या हो जाएगी, 0, 0 अपॉन में समथिंग होता है तो क्या होता है, 0, तो जो सी आ जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो क्या हो जाएगी, 0। ये भी याद रखना, निकाल लेना, ठीक है ना, याद कुछ नहीं रखना, सारा ही मैं निकाल ही रहा हूँ। फिर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग, डेल्टा क्यू पढ़ रहे थे ना, तो डेल्टा क्यू तो पता ही चल गया राइट, क्या है, 0 वाला है, क्योंकि क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, 0। ई पॉइंट आ जाओ, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला चाहे कोई भी प्रोसेस हो क्या रहता है, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, कोई भी प्रोसेस हो, सब जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं सब में डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। अब इसको लिख सकते हो कैसे, वही जो पीछे लिख के दिखाया था वैसे लिख लो, 4-5 फॉर्मूले बनाते हैं, एन सी वी की जगह क्या लिख लो, एफ बाई 2 आर डेल्टा टी, ठीक है, यही तो है। यहाँ पे बस क्या साइन आ जाएगा, इसमें माइनस का आ जाएगा। अब इसी को और कैसे लिख सकते हो, आर डेल्टा एन आर डेल्टा टी को क्या लिख लो, पी वी के टर्म में, तो एफ बाई 2 पी टू डी वन माइनस पी वन डी वन। ये कैसे लिख रहा हूँ पता चल रहा है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, एन आर डेल्टा टी को बराबर किसके होगा, पी वी के, पी डेल्टा वी के, तो पी टू वी वन, सॉरी पी टू वी टू आएगा ना, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है ना। ये डेल्टा ई पे फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है, बस यही एक फॉर्मूला और लिख लो इसका, एन आर डेल्टा टी अपॉन में गामा माइनस 1। अब देखो इसी फॉर्मूले को इसमें से एक और फॉर्मूला बन जाएगा गामा के टर्म में, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, तो बता देना।
देखो हम पीछे पढ़ के आए, गामा इक्वल टू क्या होता है 1+2/f, है ना। इस फॉर्मूले को हमें चेंज करना है गामा के टर्म में, तो क्या करो गामा -1 इक्वल टू 2/f, मगर यहाँ पे क्या लिखा है f/2, तो इसका उल्टा कर दो, हम क्या लिखेंगे f/2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/गामा -1 ये आ जाएगा, तो इसमें f/2 की वैल्यू क्या लिख दो 1/गामा -1, ये फॉर्मूला क्या बनेगा n f/2 की जगह क्या लिखोगे 1/गामा -1, तो ये क्या आ जाएगा गामा -1 r डेल्टा t, ये बन गया फॉर्मूला। ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस भी खत्म, सारे के सारे पॉइंट ये तो निकालना कैसे निकालना, ठीक है। तो इसमें ये याद रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला ये पीछे भी लिखा है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक मैं हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें से वो है एडियाबैटिक के जो 3 फॉर्मूले लिखा है, उससे वो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, और ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है NC डेल्टा टी, इसको जो 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले बनाए इसके, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता रहता है। और जब ग्राफ, इससे पता है कितने क्वेश्चन आए ग्राफ से, 5 से 6 क्वेश्चन आए PY में, केमिस्ट्री और फिजिक्स को दोनों को मिला के, तो मैंने इसे तो पूरा अच्छे से याद ही कर रखा है। हेडिंग देख लें, हाँ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, बस हेडिंग ही देख रहा हूँ और कुछ नहीं देखूंगा, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, ये पूरा अच्छे से याद कर लेना, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे अगर कोई देख रहा हो तो, वरना मैं तो ये अपने लिए बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो ग्राफ बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए, एक्सपेंशन, ये जो ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, बस ये एक्सपेंशन वर्ड याद रखो, क्वेश्चन में जब भी दिया होगा एक्सपेंशन तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है ना। ऐसे बनाते हैं PV, ठीक है ना, ये क्या है PV का ग्राफ है, यहाँ पे V1 मान लो वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या है V2 है। अब जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, एक आएंगे पॉइंट, सॉरी गलत हो गया, ये उसका था जिसका बना रहा था मैं, कंप्रेशन का बन रहा था, गलती से, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम V1 की लो, ठीक है, ये आ गया ग्राफ, कैसे याद करना, देखो प्रेशर यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर ये क्या कांस्टेंट प्रेशर बता रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, हो गया। यहाँ पे ये वाला जो लाइन दिखा रही है ये क्या कांस्टेंट बता रही है, वॉल्यूम इधर है, तो जब भी वॉल्यूम के कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है, जो भी दिया रहता है उसके परपेंडिकुलर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो गया आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये वाली लाइन, ये दोनों याद कर लेना, याद पूरे ही कर लेना, मगर मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला उसको, उसको याद निकाल सकते हो, मगर इसको क्या करना है याद करना है। ये होता है आइसोथर्मल, ये वाली लाइन किसको बता रही है आइसोथर्मल को, ये वाली लाइन किसको बता रही है एडियाबैटिक PY की, पहले PY की एडियाबैटिक प्रोसेस को, डायरेक्ट ग्राफ दिया होता, ये यहाँ पे ऐसे मिटा दिया था, इसको इसको इसको, ठीक है ना। पूछा था ये बताओ ये वाली लाइन किसे बता रही है, या तो ये पूछा था, ये मुझे इतना याद नहीं है केमिस्ट्री में, कहा था एक्सपेंशन ऑफ गैसेज हो रहा है क्वेश्चन में पूरा देखे, फिर कह रहा था बताओ ये किसको डिनोट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये आइसोथर्मल, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, ये आइसोथर्मल, फिर मिटा दिया मैंने, ठीक है। PY को ऐसे लिखा था, ये क्या आइसोकोरिक, सॉरी आइसोबैरिक, और ये क्या था आइसोथर्मल, तो ये याद होना चाहिए अच्छे से, और ये क्या हुआ एडियाबैटिक, ये तो किसके लिए था एक्सपेंशन के लिए, अब किसके लिए बनाएंगे कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए, कंप्रेशन मतलब दबाना, कंप्रेशन ऑफ गैस, उसके लिए क्या बन जाता है, इसको ऐसे करो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा,
पी प्रेशर वॉल्यूम। इसका ग्राफ ऐसे हम बनाएंगे जो मैं पहले बनाया था गलती से। यहाँ पे क्या है V1 वॉल्यूम है, यहाँ पे V2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ ये वाला। यहाँ पे क्या है प्रेशर, ये प्रेशर इधर है तो इधर क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हो गया आइसोबैरिक, ठीक है। अब ये ग्राफ बनेगा ऐसे यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये किसको डिनोट करता है, ये याद करना है। ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एडियाबैटिक को, किसको एडियाबैटिक प्रोसेस को, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वाली इसको करेगी आइसोथर्मल को, कहाँ लिखूँ आइसोथर्मल को, ठीक है ना। आ नहीं रहा तो इसे लिखो, कहाँ लिखूँ आइसोथर्मल, यहाँ पे लिखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस को नोट कर दिया। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब देखो याद क्या करना है, एक तो ये ग्राफ याद कर लिया। अब वर्डन किसका सबसे ज़्यादा होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन में पहले इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। वर्डन सबसे ज़्यादा किसका होगा, आइसोबैरिक का, ठीक है। कंप्रेशन में, सॉरी एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा किसका होगा वर्डन, आइसोबैरिक का। इस पे पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, उधर भी उसका भी लिखा हूँ। तो आइसोबैरिक, चलो लिख देता हूँ आइसोबैरिक का। फिर उसके बाद किसका होगा, आइसोथर्मल का, वर्डन सबसे ज़्यादा। इसके बाद आइसोथर्मल, इसके बाद एडियाबैटिक का होगा, एडियाबैटिक। फिर इसके बाद किसका होगा, वर्डन आइसोकोरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या हो जाता है याद रख लेना, वर्डन क्या हो जाता है 0, क्योंकि हमें पता पी डेल्टा भी होता है, वर्डन बराबर पी डेल्टा भी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम का जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, ऐसे नहीं, बस ऐसे याद रखना पी डेल्टा भी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 0 वर्डन, हमेशा इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। ये किसके लिए है, ये जब याद करोगे ऐसे, वर्डन सबसे ज़्यादा आइसोबैरिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबैटिक का, फिर आइसोकोरिक का सबसे कम। तो ये किसके लिए तक, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए। जब गैस क्या होगी एक्सपैंड करेगी, मतलब ऐसे गैस रखी हो एक्सपैंड करेगी, उसके लिए वर्डन का फॉर्म। और कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए, कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक का वर्डन हो जाएगा, वर्डन ऑफ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। फिर उसके बाद क्या होगा, आइसोथर्मल का होगा वर्डन। फिर उसके बाद क्या होगा, आइसोबैरिक का होगा। और फिर सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, सबसे कम हमेशा किसका होता है, आइसोबैरिक का ही होता है वर्डन। सबसे कम किसका हो जाएगा, वर्डन आइसोकोरिक का, सॉरी पता नहीं मैंने क्या बोला इससे पहले, सबसे कम फिर से बताते हैं, सबसे वर्डन चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो गैस हो, सबसे कम ऐसा वर्डन किसका रहता है, आइसोकोरिक का 0। इसका भी 0, इसका भी 0। ये ऑर्डर पूछ लेगा तुमसे कभी कभी दोनों का, क्वेश्चन में देगा, कहेगा एक गैस है हीलियम या फिर ऑक्सीजन, कोई सा भी दे देगा, कहेगा ऑक्सीजन गैस है कंप्रेस हो रही है, बताओ वर्डन सबसे ज़्यादा किस में होगा प्रोसेस में, एडियाबैटिक में होगा, ये आइसोथर्मल में होगा, या क्या आइसोबैरिक में होगा, तो क्या या आइसोकोरिक में होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा अगर कंप्रेशन है तो बताओ, एडियाबैटिक में होगा वर्डन सबसे ज़्यादा। कंप्रेशन बोलेगा तो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बस हल्का सा चेंज कर देगा, हाइड्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा, बताओ एक्सपेंशन किस में होगा, ऑप्शन दे देगा एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक या आइसोबैरिक, तो बस कम एक्सपेंशन वर्ड बदलते ही क्या आंसर हो जाएगा, आइसोकोरिक, सॉरी आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा क्या होगा वर्डन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन है मिला के इससे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उन्होंने पिछले साल याद कर रखा है।
कैसे याद होगा तुम्हें? मैं कोचिंग पढ़ाता था तो वहाँ पे ये मैंने पढ़ा था टॉपिक, तो मुझे याद हो गया था, क्योंकि मुझे पता था इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यही पढ़ाया था। पहले खुद याद करके फिर वहाँ पढ़ा दिया था अच्छे से, ठीक है। बस अब खत्म होने वाले चैप्टर, थोड़ा सी बचे, सारी प्रोसेस खत्म, ग्राफ खत्म, बस अब आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए फॉर्मूला याद करना ना, हम तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा थोड़ी ना हमने ये चैप्टर, ये हम बस याद कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, बस इसमें फॉर्मूला याद करना है हमें। तो क्या हो, पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, बताओ क्या होता है। चेंज इन हीट इज इक्वल टू क्या होता है, डबल वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल, ठीक है, डेल्टा यू, ठीक है ना। इसको और कैसे लिख सकते हो, एम इंटू एल, वर्क डन को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंक्रीमेंट चेंज इन वॉल्यूम प्लस इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखो, ये भी फॉर्मूला निकलना है, मेन फॉर्मूला ये है, सबको ये याद रहता है, मुझे ये भी याद रहना चाहिए। करना चाहते हैं ये एम क्या, मास, एल क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड, इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो पी डेल्टा यू दी इसके डेल्टा यू को डेल्टा यू दे, कुछ याद लगी, कौन याद कर रहा है इतनी रात में। अब क्या है बचा, हीट इंजन, ठीक है। इसके क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन करके समझना पड़ता है इसको, मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ पर मान लो टेम्परेचर क्या है T1, यहाँ से क्या हीट जा रही है, यहाँ पे जो हीट है वो कितनी Q1, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ठीक है ना, यहाँ से Q1 हीट जा रही है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, कुछ इसमें से हीट किस में चली गई, बर्डन में, कुछ हीट क्या हो गई, वेस्ट हो गई बर्डन में, यहाँ पर बची कितनी हीट Q2, इसका मास है यहाँ पे कुछ था तो इसका T2 हो गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, पहले तो याद रखो कि जो W होता है वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2, जो यहाँ से हीट आ रही होगी, जितनी यूज हो गई होगी, ठीक है ना, जितनी आएगी जितनी जाएगी उसमें से माइनस कर देंगे Q1 माइनस Q2, तो W आ जाएगा ना। सपोज करो जैसे कि मान लो Q1 कितना था 10, ठीक है, Q2 कितना गया 5, तो W कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ये तो एक ही याद रखना, ठीक है ना। अब ये याद करना है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, Q1 अपॉन में W, ये Q1 हीट आई अपॉन में इनपुट, इनपुट अपॉन में आउटपुट, इनपुट ये आउटपुट कितना है W, इसी को कैसे लिख सकते हो, गलत हो गया, ठीक है ना, सॉरी सॉरी एंड जो सॉरी, ये होगा W अपॉन में Q1 होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी को और कैसे लिख सकते हो, W को बताया Q1 माइनस Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा Q1, ये था तो ऐसे लिख दो भाई, W को कैपिटल ओपन करके लिख लिया। इसी को एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, फिर वहाँ फॉर्मूला लिख दूँगा, ठीक है ना। Q1 माइनस Q2 अपन में Q1 था, तो इसको कैसे लिख सकते हो, Q1 अपॉन में Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, क्योंकि दोनों में डिवाइड है ना, तो ऐसे लिख लिया, ये क्या हो गया 1, Q1 अपॉन में Q1 है तो 1 हो गया डिवाइड, माइनस Q2 अपॉन में Q1, तो ये लिख दो फॉर्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, ये फॉर्मूला बन गया सारे एफिशिएंसी के 3, ठीक है। ये किसके टर्म में थे, क्यूब के टर्म में थे, अब इसको किसके टर्म में, तो टेम्परेचर के टर्म में, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, W Q1 की जगह पे सब क्या आ जाएगा, हाइयर टेम्परेचर, ये क्या T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ठीक है ना, याद रखना, इसलिए टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जा रहा है। अपन में Q1 की जगह आप क्या आएगा, T1 इक्वल टू W की जगह क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 अपन में क्या आएगा T1, सही कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या
पहले लिखो T1 माइनस T2, गलत कर रहे हो बाबू, ठीक है ना। T1 माइनस T2 ये भी होता है W का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब इसको फिर से ऐसे लिख के इस बार यहाँ से इसे दिखा देता हूँ स्पेस है तो अपन में T2 अपन में T1 लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 1 माइनस T2 अपन में T, ये हो गई एफिशिएंसी के फॉर्मूले, टेम्परेचर के टर्म में, ये हीट के टर्म में, ये हो गया। बचा क्या, बचा क्या रेफ्रिजरेटर, बस वो इसका उल्टा है, लेकिन हम खुद कर लेना, बस यहाँ पे फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं। वो तब यहाँ पे T2 रहता है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर रहता है, तो ये टेम्परेचर यहाँ से हाइयर रहती है, यहाँ से मतलब लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भेजते हैं, तो ये एरो इधर हो जाती है, तो Q2 यहाँ से ऐसे जाएगी हीट, ठीक है ना, उल्टी हो जाता है। बस ये याद, इसका उल्टा कर देना, जो रेफ्रिजरेटर है उसका आ जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा बच रहा था, यही बैकलॉग था मेरा, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आज 10 तारीख है, इसको पता नहीं मैंने कब पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स को 5वां तारीख को पढ़ा होगा ऐसे कुछ, 5 के ना सॉरी 6-7 को पढ़ा होगा ऐसे। तो ये बच गया, तो थर्मोडायनामिक्स के सारे पीवाई के सब कुछ हो गया था, जितने भी मैं करता हूँ 5-6 रहते हैं, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो फिर